हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग पार्टिकल्स बाय अ पार्टिकल एट रेस्ट ड्यूरिंग परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। मतलब जब एक पार्टिकल रेस्ट में है उससे दूसरा अगर टकराता है तो उसका डिफ्लेक्शन कैसे होता है वो हमें निकालना होता है, जिसका यूज जनरली हम करते हैं जब पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स या ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा रहा है, तो उन केसेस में इसका जो एप्लीकेशन है वो यूज किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है सीधा सीधा यूज किया जाता है। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए साहब, तो अभी तक हमने ये बात की कि इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन में यानी कि हेड ऑन किस तरह से हो रहा था, उसके हमने न्यूमेरिकल्स देखे। हमने 2 फ्रेम की अभी तक बात की है, एक हमने बात की लेबोरेटरी फ्रेम की और एक हमने बात की है सेंटर ऑफ मास फ्रेम की। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमने ये देखा था कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर आकर बैठ गया, सेंटर ऑफ मास पर आकर बैठ गया, तो उसको हर चीज किस में दिखाई देती है, रेस्ट में दिखाई देती है। यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है टक्कर के पहले यानी कि कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद भी वो क्या होती है, 0 होती है ना। तो उसको रेस्ट में दिखाई देता है, यानी कि मैग्नीट्यूड टक्कर के पहले वेलोसिटी का बराबर दिखाई देता है उसको टक्कर के बाद का। ये अभी तक हमने पढ़ा है। यहां पर भी हम वही सेम कहानी करेंगे। पहले हम डिस्कशन करेंगे लेबोरेटरी फ्रेम में, फिर हम डिस्कशन करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस इसके ऊपर। इसके अलावा एक बात मैं आपको और इन्फॉर्म करना चाहूंगा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि मेरे जो क्लासेस हैं, मेरे जो प्रैक्टिस बैचेस हैं, वो अनअकैडमी का जो चैनल है लेट्स क्रैक CUET PG, वहां पर भी चालू हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप वहां पर देख सकते हैं लेट्स क्रैक CUET PG चैनल पर, और शायद आप लोग देख भी रहे होंगे। और जल्दी ही वहां पर मैं मैथमेटिकल फिजिक्स के भी जो प्रैक्टिस सेशंस है वो स्टार्ट करने वाला हूं। टाइमिंग्स वगैरह जो भी है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, या ये जो सीन आपको दिख रहा है यहां पर सामने, इस पे आप देख पा रहे हैं, तो एक यहां पर पार्टिकल है जिसका मास है m1 और एक पार्टिकल है जिसका मास है m2। m1 मास वाला है जो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1, और जो रेड वाला है आपको दिखाई दे रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी कि वो रेस्ट में है। फिर टक्कर के बाद इनकी दोनों की कॉलिजन हो गई। टक्कर के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके पहले हेड ऑन कॉलिजन में हमने देखा था कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद लाइन ऑफ कॉलिजन दोनों की क्या थी, सेम थी। अभी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक जा रहा है लेट सपोज θ1 डायरेक्शन में और एक जा रहा है लेट सपोज θ2 डायरेक्शन में। तो अब आपको जो फाइंड आउट करने वाली चीजें हैं यहां पर, वो कुल मिलाकर मेरे को जो दिख रही है वो 4 दिख रही है। एक तो ये V1 दिख रहा है, एक ये V2 दिख रहा है, एक θ1 दिख रहा है और एक दिख रहा है हमें θ2। ठीक है, तो अब ये 4 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो 4 वैल्यू यानी कि 4 अननोन। तो 4 अननोन के लिए सॉल्व करने के लिए कम से कम हमें 4 इक्वेशन चाहिए। मैथमेटिकल जो रूल्स है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग 4 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कम से कम तुम्हें 4 तो क्या चाहिएंगी, इक्वेशन चाहिएंगी 4 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए। तो अब यहां पर हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है हम दोनों डायरेक्शन में लगाएंगे। एक बार लगाएंगे x डायरेक्शन में और एक बार लगाएंगे y डायरेक्शन में। जब हम x डायरेक्शन में लगाएंगे, 1 मिनट रुकेगा, जब हम x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो देखो x डायरेक्शन में कौन कौन सी है, एक तो ये है m1 u1 और दूसरा कौन सा हो जाएगा m2 u2। u2 की वेलोसिटी कितनी है, 0, तो कितना रह जाएगा m1 u1। और फिर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर बनेगा v1 का, वो कितना बनेगा v1 cos थीटा। इसी तरह से इस v2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बनेगा v2 cos थीटा 2, और ये बन गया 1। इसी तरह से इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना जाएगा v1 sin थीटा 1, और इसका कितना जाएगा v2 sin थीटा 2। तो यहां पर हमने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो इक्वल कर दिए। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट्स को बराबर करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है तो ये क्या है, 0 है। और बाद में ये कितना हो जाएगा m1 v1 sin थीटा, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा -m2 v2 sin थीटा। तो हमारे पास यहां से ये 2 इक्वेशन आ गई। अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ जब एनर्जी लगाओगे तो टक्कर के पहले की एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और टक्कर के बाद की हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब हमारे पास कुल मिलाकर इक्वेशंस जो बनी है वो कितनी बनी है, 3। एक ये और एक कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। पर हमारे पास अननोन कितने हैं, 4, और इक्वेशन कितनी है, 3।
3 से 4 अननोन निकालना क्वाइट इम्पॉसिबल होगा, यानी कि बहुत टिपिकल होगा इस चीज को फाइंड आउट कर पाना। तो इसलिए जो लेबोरेटरी फ्रेम में हम जो ये कॉलिजन है जिसमें इलास्टिक कॉलिजन 2 डायमेंशन में हो रही है, इलास्टिक कॉलिजन जो है वो 2 डायमेंशन में हो रही है, इसको हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व करना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय किसके, लेबोरेटरी फ्रेम के, क्योंकि यहां पर इक्वेशन बनी है 3 और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 4, तो उनको सॉल्व कर पाना थोड़ा सा भारी काम यहां पर दिखाई देता है। 1 मिनट रुको। हाँ जी, तो अब ये 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम कुछ स्पेशल कंडीशंस बनाते हैं। स्पेशल कंडीशंस क्या क्या, पहली होगी ग्लैंसिंग कोलिजन। ग्लैंसिंग कोलिजन का मतलब क्या है कि दोनों परपेंडिकुलर, θ1 जो है वो 0 डिग्री पर रहे और θ2 90 पर, यानी कि यहां पर कुछ ऐसा सीन बन जाए कि ये θ1 तो ऐसे आ जाए सीधा और θ2 ऐसा चला जाए 90 डिग्री पर। तो ये जो कंडीशन है क्या कहलाएगी, ग्लैंसिंग कंडीशन। तो ग्लैंसिंग कंडीशन के लिए क्या है, θ1 0 है और θ2 क्या है 90 डिग्री है, सॉरी। तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है ये, तो यहां पर θ1 की वैल्यू 0 रखोगे और θ2 की वैल्यू क्या रखोगे, 90 डिग्री रखोगे। तो क्या मिलेगा, m1u1 इक्वल्स टू m1v1। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, v1 की वैल्यू u1 के बराबर हो जाएगी और v2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। अगर v2 की वैल्यू 0 हो गई तो यहां पर देखो ये खत्म, v2 0 हो गया और m1 u1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m2 v2 स्क्वायर। यानी कि जो टारगेट पार्टिकल कौन सा था, जो रेस्ट में था, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। तो ग्लैंसिंग कॉलिजन में इंसिडेंट पार्टिकल जो है, इंसिडेंट पार्टिकल का मतलब कौन सा पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल। तो इंसिडेंट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं है और उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले और बाद में क्या है, बराबर है। इसका मतलब इंसिडेंट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को लूज नहीं कर रहा है, जबकि जो स्कैटर्ड पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। यानी कि जो स्कैटरिंग है वो अनडिफ्लेक्टेड है, यानी कि किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन उसको नहीं देखने को मिल रहा। आगे बात करते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें क्या लगाई जा सकती है कि दोनों जो पार्टिकल हैं उनके मास क्या हो, आपस में सेम हो। दोनों पार्टिकल्स के मास सेम होंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूले में हमने m1 m2 की वैल्यू को बराबर कर दिया, तो हमारे पास यहां से इक्वेशन बन गई एक ये। फिर हमने जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो लगाया, m1 u1 इक्वल्स टू m1 v1 m2 v2 बनता है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, cos थीटा में नहीं तोड़ा मैंने, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। mm कट गया तो यहां से बना u1 वेक्टर बराबर v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे u1 डॉट u1 कराया है ना, u1 डॉट u1 कराया। तो u1 डॉट u1 कराऊंगा तो क्योंकि u1 वेक्टर की वैल्यू v1 प्लस v2 वेक्टर के बराबर है तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा, तो ये लिखा। तो इनका आपस में जब डॉट प्रोडक्ट हमने कराया तो यहां क्या बना, v1 डॉट v1, v1 डॉट v2, v2 डॉट v1 और v2 डॉट v2। अब v1 डॉट v1 v1 स्क्वायर, v2 डॉट v2 क्या होगा, v2 स्क्वायर। तो यहां से क्या बन गया, a डॉट b प्लस b डॉट a, यानी कि 2ab है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, u1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2। अब ये इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन ये बोल रही है कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर किसके बराबर है, u1 स्क्वायर। तो u1 स्क्वायर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके जगह, तो ये खत्म 0। तो यहां से v1 डॉट v2 बराबर 0। दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा हो, इसका मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये कंडीशन हो और 2 डायमेंशन इलास्टिक कॉलिजन हो रही है, ये कंडीशन हो 2 डायमेंशन इलास्टिक कॉलिजन हो रही है, तो इसका मतलब टक्कर के बाद, कॉलिजन के बाद दोनों जो पार्टिकल है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ली जाती है कि इलास्टिक कॉलिजन हो रही है 2 डायमेंशन में है तो ग्लैंसिंग कंडीशन में क्या सीन होगा या क्या कंडीशंस बनेगी। इसी तरह से आपसे पूछ लिया कि 2 डायमेंशन कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा आफ्टर द कॉलिजन। तो ये सीधा सीधा मैथमेटिकल रिलेशन आपसे पूछ लिया है ना। तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, पर इनके पीछे की कहानी हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें उसके पहले, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अनअकैडमी का जो चैनल है लेट्स क्रैक CUET PG, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि CUET PG रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो कि मैं कपिल गोयल आपको वहां पर भी प्रोवाइड कराता हूं।
तो जितना सपोर्ट, जितना प्यार आप मेरे चैनल को देते हैं, उतना ही सपोर्ट, उतना प्यार आप अनअकैडमी लेट्स क्रैक CUET PG चैनल को भी दीजिए। आगे बात करते हैं। तो ये दो कंडीशंस हमारी हो गई। अब हम इसी चीज को सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर देखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर देखें तो हाँ, यहां पर हमने ये डायग्राम बना लिया यहां पर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम ये बात कर चुके हैं कि अब जो ऑब्जर्वर है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठा है और उसको जो वेलोसिटी दिखाई देगी वो U1 प्राइम और U2 प्राइम दिखाई देगी। U1 प्राइम की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? U1 माइनस VCM, और U2 प्राइम की वैल्यू U2 माइनस VCM होगी, क्योंकि U2 जीरो है इसलिए यहां पर ये वैल्यू क्या आ गई? जीरो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो हमें पता ही है ना, M1 U1 प्लस M2 U2 ओवर M1 प्लस M2, उस तरह से निकालते हैं। क्योंकि U2 जीरो है तो ये वैल्यू जीरो हो गई। इसी तरह से आफ्टर कॉलिजन V1 प्राइम इज इक्वल्स टू V1 माइनस VCM, और V2 प्राइम है ये ना, बराबर V2 माइनस VCM। क्योंकि हमें पता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसको सब कुछ किस में दिखाई देता है? रेस्ट में। सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो रेस्ट में रहती है। तो टक्कर के पहले भी टोटल जीरो, टक्कर के बाद भी टोटल जीरो, यानी कि M1 U1 प्राइम प्लस M2 U2 प्राइम बराबर जीरो। क्या जीरो? मोमेंटम जीरो। और M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम बराबर जीरो। ये जो वैल्यूज आई है, ये वाली वैल्यूज, इनको हम यहां रखते जाएंगे तो हमारे पास फाइनल रिलेशन आएगा कि U1 प्राइम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा V1 प्राइम के मैग्नीट्यूड के। मतलब कि टक्कर के पहले जो मैग्नीट्यूड का था वेलोसिटी का पहले पार्टिकल का, वही ऑब्जर्वर को टक्कर के बाद दिखाई देगा। सेम कहानी किसके केस में होगी? दूसरे पार्टिकल के केस में, कि टक्कर के पहले उसको जो वेलोसिटी दिखाई देगी किसकी? पार्टिकल 2 की, वही वेलोसिटी उसको टक्कर के बाद दिखाई देगी। डायग्राम ये कॉलिजन के पहले का है ना। ये पार्टिकल यहां पर सेंटर ऑफ मास पर ऑब्जर्वर बैठा है ऐसे, इसको ये पार्टिकल इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पार्टिकल इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख भी सकते हैं, यहां पर डायरेक्शन से आपको पता लग रहा होगा ना, ये पॉजिटिव जा रहा होगा, ये नेगेटिव। टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद ये M1 पार्टिकल V1 प्राइम वेलोसिटी से जा रहा है और M2 पार्टिकल V2 प्राइम वेलोसिटी से इधर आ रहा है। जो स्कैटरिंग एंगल है वो कितना है? थीटा है, ठीक है। यहां इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा कितना? V1 प्राइम कॉस थीटा, और इधर इसका वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा V1 प्राइम साइन थीटा। सेम कहानी यहां पर होगी, V2 प्राइम कॉस थीटा और V2 प्राइम साइन थीटा। पर हमने यहां पर ये पढ़ा है कि U2 प्राइम बराबर V2 प्राइम है। U2 प्राइम बराबर क्या है? V2 प्राइम है, ठीक है। तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद की जो वेलोसिटीज है वो दोनों केसेस में क्या है? बराबर है, यहां पर भी और यहां पर भी। अब आगे बात करें, आगे बात करते हैं। तो अब हम यहां से स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू निकालेंगे। स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस डायग्राम को देखो, ये वाले डायग्राम को, ये वाले डायग्राम को देखो। तो ये वाले डायग्राम को मैं एक बार यहां बना लूं, ये ऐसे मैं बना रहा हूं ये। तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई? V1 साइन थीटा, और ये वाली जो वेलोसिटी हो गई ये कितनी हो गई? V1 कॉस थीटा 1, और ये 1 है और ये थीटा है। तो tan थीटा किसके बराबर हो गया? V1 साइन थीटा 1 अपॉन V1 कॉस थीटा 1। ये वैल्यू हो गई किसकी? इसकी वैल्यू हो गई है tan थीटा 1 की। तो tan थीटा 1 इक्वल्स टू V1 साइन थीटा 1 अपॉन V1 कॉस थीटा 1। यहां पर हमने पढ़ा, यहां पर V1 प्राइम बराबर किसके है? V1 माइनस VCM के। तो V1 किसके बराबर हो जाएगा? V1 बराबर हो जाएगा V1 प्राइम प्लस VCM। तो वो कर दिया हमने, तो वो कर दिया प्लस VCM। क्योंकि दोनों ही फ्रेम में जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें वेलोसिटी सेम रहेंगी। दोनों ही फ्रेम में, चाहे वो लेबोरेटरी फ्रेम है चाहे वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, दोनों में वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है सेम रहेगी। तो V1 साइन थीटा वहां पर थी और यहां पर कितनी है? V1 प्राइम साइन थीटा। हम V1 के लिए, पार्टिकल 1 के लिए चेक कर रहे हैं सिर्फ, है ना। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी कितनी थी? V1 cos थीटा 1। और यहां पर कितनी है? यहां पर कितनी है? V1 प्राइम cos थीटा, V1 प्राइम cos थीटा प्लस VCM। VCM तो वही हमेशा x डायरेक्शन में ही चलेगा, तो वो तो जाएगा नहीं एंगल पे। तो ये किसके लिए? सिर्फ पार्टिकल फर्स्ट के लिए। तो ये जो इक्वेशंस है इनका जब हम यूज करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास tan थीटा 1 की वैल्यू आएगी V1 प्राइम साइन थीटा अपॉन V1 प्राइम cos थीटा प्लस VCM। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा tan थीटा 1 इक्वल्स टू U1 प्राइम साइन थीटा अपॉन V1 प्राइम cos थीटा प्लस M1 अपॉन M2 V1 प्राइम। ठीक है, अब क्योंकि V1 प्राइम और U1 प्राइम आपस में बराबर हैं तो वो सब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा tan थीटा 1 इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस M1 M2। अब ये दो रिलेशन जो आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आए हैं। इनसे जैसे कि पार्टिकल्स जो है, न्यूट्रॉन टक्कर करा रहे हैं, हम नाभिक से, नाभिक रेस्ट में है यानी कि न्यूक्लियस रेस्ट में है, हमसे ये पूछ लिया कि स्कैटरिंग के बाद उसका एंगल बताओ।
तो एंगल कौन सा हो गया, θ1 हो गया, यहाँ थीटा हो गया। तो यहाँ पर हम वैल्यूज रख के और इस तरह से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये सब चीजें सिर्फ समझने के लिए आपको एट लास्ट ये फॉर्मूलाज, जो ये फॉर्मूले बने हैं, ये याद रखने होते हैं। स्पेशल कंडीशन देख लें। पहली कंडीशन, यदि m1 की वैल्यू m2 से ज्यादा हो तो m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। m1 अपॉन m2 यदि ग्रेटर देन 1 हो रहा है, यानी कि ये चीज एक से बड़ी हो रही है, ये चीज एक से बड़ी हो रही है, तो जो tan θ1 है, यानी कि RHS जो है, ये जो RHS है, ये RHS ये कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना, RHS नेवर बी जीरो। तो tan θ1 जो है हमेशा इनफाइनाइट से छोटा रहेगा, इनफाइनाइट से छोटा रहेगा, यानी कि θ1 की वैल्यू हमेशा π/2 से कम रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, जब एक हैवी पार्टिकल टक्कर मारेगा किसको, लाइट पार्टिकल को, तो वो कभी भी बाउंस बैक नहीं करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी। मतलब एक ट्रक टक्कर मार रहा है किसको, एक छोटी साइकिल को, तो ट्रक टक्कर मार रहा है, तो ये टक्कर मार के ट्रक ये वापस नहीं घूमेगा, ट्रक इसको आगे ही ले जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। बी पार्ट में बात करें, यदि m1 इक्वल्स टू m2 है, तो उस केस में m1 अपॉन m2 बराबर, और m1 अपॉन m2 बराबर हो गया, तो ये नीचे वाले पार्ट को मैं जीरो कैसे कर सकता हूं, यदि cos थीटा की जो वैल्यू है उसको -1 कर दूं। तो cos थीटा की वैल्यू को -1 कर दिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई, और थीटा की वैल्यू अगर पाई हो गई तो जो ये डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा जीरो। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो tan θ1 अप्रोच कर सकता है इनफाइनाइट को, tan θ1 इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो θ1 की वैल्यू हो सकती है π/2, θ1 की वैल्यू क्या हो सकती है, π/2। ठीक है, तो ये इसमें छोटे छोटे यहां पर क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अ मास m मूव्स विद अ वेलोसिटी v एंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर आइडेंटिकल मास एट रेस्ट। ये दूसरा जो मास है किसमें, रेस्ट में है। u1 जो वैल्यू है उसको हमें गिवन है कितना v, और u2 जो वैल्यू है वो गिवन है कितना 0, ये गिवन है। आफ्टर कॉलिजन द फर्स्ट मास मूव्स विद अ वेलोसिटी v/√3। फर्स्ट मास की जो वेलोसिटी है v/√3 है। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड मास आफ्टर कॉलिजन। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बना लो डायग्राम। तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, तो ये हो गया, ये कौन सा सीन हो गया, m1, और ये हो गया यहाँ पर u1 इक्वल्स टू v, ये ऐसे जा रहा है, इससे टक्कर कर रहा है। यहाँ पर u2 की वैल्यू 0 और ये हो गया m2। अब इनकी आपस में कॉलिजन हो गई, कॉलिजन हुई तो ये यहाँ पर कॉलिजन हुई, तो ये जा रहा है पार्टिकल फर्स्ट, है ना, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको। ये जा रहा है पार्टिकल फर्स्ट m1, और इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई v/√3, और ये लाइन ऑफ कॉलिजन है। और यहां से लेट सपोज जो 2 है उसने एंगल बना लिया थीटा, ये 2 है m2, और इसने एंगल बना लिया कितना, थीटा, थीटा बना लिया सिर्फ, है ना, थीटा। अब इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर दो, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करोगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा v2 और cos θ2, और ये जो है ये कितना बन जाएगा, v2 sin θ2, 2 sin θ, सिर्फ ये 2 नहीं आएगा, यहां पर भी थीटा ही आएगा। ठीक है, अब लगाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दोनों डायरेक्शन में लगा लें, दोनों डायरेक्शन का मतलब x में भी और y में भी। तो सबसे पहले x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में जब हम लगाएंगे तो x डायरेक्शन में हमारे पास क्या लगेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू क्या होगा, m1 v1 x, क्योंकि अब यहां पर एंगल बन रहे हैं, प्लस m2 v2 x। अब इसको वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, तो m1 की वैल्यू m1 है ना, ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, मास m है ना, हाँ मास m, आइडेंटिकल मास है, तो m और ये v और ये हो गया 0 इक्वल्स टू, यहां पर हॉरिजॉन्टल में कोई है नहीं तो नहीं, यहां पर m, और v2x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई है v2, और ये कितना हो जाएगा, cos θ2, cos θ। तो यहां से हमारे पास रिलेशन बन गया, क्या बन गया, v इक्वल्स टू v2 और cos θ। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन लगेगी, यहां पर अब लग जाएगा m1, वर्टिकल में तो कुछ है ही नहीं, यहां पर 0, और ये भी कितना होगा 0,
यहां पर है, यहां पर क्या है, यहां पर है m और उसके बाद v बाय रूट थ्री, v बाय रूट थ्री, अब माइनस हो गया, ये हो गया m v 2 और ये हो गया साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास रिलेशन बनेगा, m से m कैंसिल होगा, तो m से m यदि कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा v2 साइन थीटा इक्वल्स टू v अपॉन रूट थ्री और ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये करना है हमें। तो यहां पर v2 स्क्वायर कॉस थीटा बनेगा, यहां पर v2 स्क्वायर साइन थीटा बनेगा। तो v2 स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इनका जब स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा कितना, v स्क्वायर अपॉन 3 और ये बनेगा v स्क्वायर। तो ये बनेगा v स्क्वायर अपॉन 3 और ये बनेगा v स्क्वायर। तो यहां से ये तो बन गया 1, ये ठीक है सब बन गया 1, तो ये हो गया v2 स्क्वायर और ये सॉल्व करोगे तो ये 4v स्क्वायर अपॉन 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कौन सा, 2v अपॉन रूट 3। अब ऑप्शन चेक करो कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो इससे जो ऑप्शन मैच कर रहा होगा ये सी ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि जो 2 डायमेंशन कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन, उसके क्वेश्चंस आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगेन एक बार आपसे रिक्वेस्ट कि अनअकैडमी का लेट्स क्रैक CUET PG चैनल अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आपका अपना चैनल निंजा प्रेप, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।